Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का दूसरा पार्ट। इससे पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं इसके 4 टॉपिक। चैप्टर नंबर जो 5 है विद्युत धारा, इसका टॉपिक नंबर 1 कल पढ़ चुके हैं हम पिछले पार्ट में, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, 3 और ये 4th टॉपिक अनुगमन वेग का सूत्र और व्यंजक, और इसमें गतिशीलता का व्यंजक भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 5 अनुगमन वेग के विभवांतर, विद्युत धारा तथा धारा घनत्व से संबंध और इसके आगे के टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 5 हमारा है, टॉपिक नंबर 5 अनुगमन वेग, विभवांतर, विद्युत धारा तथा धारा घनत्व से संबंध। अनुगमन वेग का हमें विभवांतर से भी संबंध निकालना है, विद्युत धारा से भी और धारा घनत्व से भी, ठीक है। तो पहली हेडिंग इसमें बन जाती है अनुगमन वेग वीडी तथा विभवांतर वी में संबंध, कैपिटल वी में संबंध। इसके लिए यदि किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर हम वी ले और दूरी स्मॉल एल ले, तब सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाता है V/L, राइट। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टो, जहाँ पर आप जानते हो कैपिटल ई तो विद्युत क्षेत्र है, स्मॉल ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टो श्रांति काल है। अगर हम इसमें ई के स्थान पे कैपिटल V/L रख दें तो वीडी बराबर क्या बन जाएगा, VE/ml इंटू टो, राइट। तो बस यही क्या हो जाता है, यही अनुगमन वेग वीडी और कैपिटल वी में रिलेशन हो जाता है, उसके बीच संबंध। अब इसके बाद अनुगमन वेग का वीडी का विद्युत धारा आई के साथ संबंध पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माना किसी चालक में आई विद्युत धारा स्मॉल टी समय के लिए प्रवाहित होती है। यहाँ पर कैपिटल टी नहीं, यहाँ पर स्मॉल टी आएगा। स्मॉल टी समय के लिए प्रवाहित होती है, तब यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल टी समय के लिए प्रवाहित होती है, तब आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो Q बराबर IT हो जाता है। समीकरण नंबर 1, माना इस चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वो कैपिटल A है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और उसका अनुगमन वेग VD है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर NaVD हो जाता है। ये चीज़ प्रयोगों द्वारा स्थापित है कि कोई भी मतलब कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो डिपेंड करती है उसके आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और उसके अनुगमन वेग पर। तो जब हम उन्हें तीनों को मिला देते तो ये फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल N बराबर NaVD। इक्वेशन नंबर 2, ये तो था 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन अगर हम 1 सेकंड के स्थान पर T सेकंड में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो बस इसमें T की मल्टीप्लाई और हो जाती है, यानी कि कैपिटल N बराबर NaVD T बन जाता है। तब प्रवाहित कुल आवेश, तो प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर Ne, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो समीकरण Q बराबर Ne। अब Q बराबर किसके होता है, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q बराबर IT भी रखेंगे और N का मान भी रखेंगे NaVDT, ठीक है, NaVDT और इंटू E, T से T कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ क्या होगा, T से T कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, I बराबर NaVDE या I बराबर NeAVD, इस तरह से लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I में और VD में संबंध, राइट, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। बस हमने क्या करा है, इसमें Q बराबर IT निकालना है, उसके बाद N बराबर NaVD लिया है, जहाँ पर A क्या है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, N आयतन में मुक्त मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और VD अनुगमन वेग है। फिर T सेकंड के लिए ले लिया, T की मल्टीप्लाई कर दी, Q के स्थान पर IT रख दिया, इधर T से T मल्टीप्लाई, तो I और VD में रिलेशन का फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर I/A, ये हम कल पढ़ चुके हैं, और अभी हमने I का फॉर्मूला NaVDE स्थापित किया है, NeAVD, ठीक है। यहाँ पर A से A मल्टीप्लाई कट जाएगा तो J बराबर NeVD आ जाएगा, यानी कि धारा घनत्व का अनुगमन वेग के साथ संबंध क्या हो जाएगा, J बराबर NeVD, ठीक। ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट। इसमें क्या था, अनुगमन वेग का हमें विद्युत धारा घनत्व और विभवांतर के साथ संबंध निकालना था। विभवांतर के साथ ये निकाल दिया, विद्युत धारा के साथ ये,
और धारा घनत्व के साथ ये होगी। अब टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम तथा उसकी उत्पत्ति। ठीक है, अब ओम का नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे एक अलग वे में। तो देखिए क्या है, इस नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अर्थात इस नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर कैपिटल V तथा प्रवाहित धारा का अनुपात यानी कि V/I का अनुपात जो रहता है नियत रहता है, इक्वल टू नियतांक। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यह नियम चालक में प्रवाहित धारा तथा चालक के बीच लगे विभवांतर के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो V/I बराबर नियतांक है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है। इसी फॉर्मूले के ओम के नियम को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा का मान अगर बढ़ाते हैं तो उस पर लगा विभवांतर भी बढ़ता है। इस फॉर्मूले से अगर I को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V अनुक्रमानुपाती I लिख सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर V के मान में फर्क पड़ता है। अगर I का मान बढ़ाते हैं तो विभव का भी मान बढ़ता है। ठीक है, अगर I का मान घटाते हैं तो विभव का मान भी घटता है। अब क्या करेंगे, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आ जाता है इक्वल लगा के, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो लिया जाता है वो R लिया जाता है, रेजिडेंस, जिसे बोलते हैं हम प्रतिरोध हिंदी में। तो V/I बराबर क्या बन जाता है, R प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, ये एक नियतांक होता है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग चालक के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। यहाँ पर ओम के नियम की उत्पत्ति हम अनुगमन वेग की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग से ओम के नियम की उत्पत्ति किस तरह होती है, देखिए। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध को उठाते हैं, जो अभी हमने सिद्ध करा था, I बराबर NE/AVD। राइट, यहाँ VD का मान रख दे अगर हम E/E/M टो, तो NAVD हमने क्या करा यहाँ पर, केवल VD बराबर ये मान रखा, VD के स्थान पे यहाँ पे रख देंगे NE/M टो रख दिया। अभी क्या करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, E/E कितना बन जाएगा, E² बन जाएगा यहाँ पर NE²AV/ml टो। अब ये जो V है इसके अपोन में I को लेकर आएंगे, V के अपोन में हम क्या करेंगे, I को लेकर आएंगे। तो जो V के अपोन में I आ चुका है तो ml ऊपर जाएगा, ml ऊपर पहुंच गया है, और ml ऊपर पहुंच जाएगा, NE²A ये नीचे आ जाएगा, NE²A। ठीक है, फिर ये बचा टो, ये टो ऊपर की मल्टीप्लाई में, तो ये भी नीचे ही आएगा। तो V/I बराबर किसके, मतलब कि V/I बराबर किसके हो जाएगा, ml/NE²A टो, जिसे हम यहाँ पर R के इक्वल लेते हैं, R नियतांक। ठीक है, अब ये R के इक्वल मतलब कि ml/NE²A टो ये R होता है। अब ये R कैसे होता है, मतलब कि एक नियत, ये ml/NE² टो ये सारी वैल्यू नियत होती है, इसे क्या मान लेते हैं हम, नियतांक मान लेते हैं। तो अभी देखो, अगर V/ml इसे नियतांक किस तरह माना गया है, उपरोक्त व्यंजक में नंबर फर्स्ट E और M जो है वो इलेक्ट्रॉन के नियतांक है, अतः ये नियत होंगे। ठीक है, इनका मान पूरी प्रक्रिया के दौरान सेम रहेगा। नंबर 2, एक निश्चित पदार्थ के लिए N भी नियत होगा। ठीक है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी नियत होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई, ये एक नमूने के गुण है, अतः यह भी पूरी प्रक्रिया के दौरान नियत होंगे। टो ताप पर निर्भर करता है, अतः नियत ताप पर टो भी नियत होगा। अगर ताप नियत है, क्योंकि उसमें ऊपर ही बोल दिया गया है कि यहाँ पर साम्य मतलब सॉरी इसमें जो बोला गया था हमें, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए ओम के नियम में, तो भौतिक अवस्था सेम रखेंगे। भौतिक अवस्था का मतलब ताप भी सेम रखेंगे। जब ताप सेम रखा जाएगा तो टो भी नियत होगा। अतः हम कह सकते हैं कि V/I बराबर R होगा, जहां R बराबर ml/NE² टो, या इसे लिखा जा सकता है V अनुक्रमानुपाती I। V जो डिपेंड करता है वो I पर डिपेंड करता है, यही ओम का नियम है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट। टॉपिक नंबर 6 में हमने ओम का नियम पढ़ा और ओम के नियम की उत्पत्ति। टॉपिक नंबर 7, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है।
इसका परिमाण चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अभी हमने जो ओम के नियम में देखा वो यही फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ इसकी डेफिनेशन देते हुए इसे स्थापित किया गया है कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो वो गुण क्या कहलाता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान होता है V/I के इक्वल और मात्रक ओम होता है। राइट, ये तो हो गया आपका विद्युत प्रतिरोध। अब पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक के सिरों के बीच किसी बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब चालक के सिरों के बीच किसी भी बिंदु पर विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा धारा घनत्व J के अनुपात के बराबर होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, तो रो बराबर हो जाता है E/J। अब यहाँ पर E/J हो चुका है रो की वैल्यू। इसका फॉर्मूला स्थापित करेंगे हम यहाँ पर। तो फॉर्मूला स्थापित करने के लिए E का मान रखेंगे। E का मान क्या होता है? V/L। ठीक है, E बराबर क्या होता है? V/L। यहाँ पर V/L आएगा। E बराबर V/L होता है। ठीक, उसके बाद J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I/A। तो I यहाँ पर आ जाएगा, जो अपॉन का A है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमने E की वैल्यू रखी V/L और J की वैल्यू रखी I/A। तो यहाँ से हमें मिला क्या? ऊपर तो हो गया V/I ये और इंटू A/L। अब V/I जो है वो R के बराबर होता है। ठीक है, V/I जो है वो R के बराबर होता है और A/L सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि रो बराबर क्या हो जाता है? R/AL। अब देखो यहीं से इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं प्रतिरोधकता की। क्या कि अगर मैं एकांक क्षेत्रफल ले लूं, एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई ले लूं, कोई भी एक ऐसा चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो अगर यहाँ 1 रख दिया जाए इन दोनों का मान, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? R के, यानी कि प्रतिरोध के। अर्थात एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तथा एकांक लंबाई वाले चालक तार पर लगने वाला प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल को एकांक कर दो, लंबाई को एकांक कर दे, तो उस पर जो प्रतिरोध लगता है विद्युत धारा के प्रवाह में, वही उसकी प्रतिरोधकता होती है। इसकी डेफिनेशन इस तरह भी दी जा सकती है। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो। और हाँ, इसका मात्रक भी बता देता हूँ आपको, रो मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। ये यहीं से प्रूफ होता है। R का मात्रक ओम और इसका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर का कैंसिल होगा, 1 मीटर बचेगा। रो का मात्रक ओम मीटर। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित, मतलब प्रतिरोधकता होती है रोकने की क्षमता, जो विद्युत धारा को रोकती है, और चालकता यानी कि उसका बहने का गुण, एक तरीके से चालन का गुण। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/रो। मात्रक अगर इसका लिखेंगे तो हम इस ओम मीटर का इनवर्स लिखेंगे, या ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या हम पर ओम मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ओम मीटर, इसका मतलब भी सेम ही है, ओम मीटर का इनवर्स। तो ये होता है इसका चालकता का मात्रक। ठीक है, हमने पढ़ा विशिष्ट चालकता। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने? टॉपिक नंबर 5 अनुगमन वेग का विभवांतर विद्युत धारा के साथ संबंध, और इसके बाद टॉपिक नंबर 6 ओम का नियम, उसकी व्युत्पत्ति, और ये तो पढ़ लिया। फिर 7 विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ठीक है, अभी देखो इसके बाद जो टॉपिक है वो है ओम का नियम सदिश रूप में। चलो टॉपिक नंबर 8 भी पढ़ लेते हैं, 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक नंबर 8 ओम का नियम सदिश रूप में। तो ओम का नियम सदिश रूप में किस तरह से स्थापित होता है, क्या होता है सदिश रूप में? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध से दोबारा से हम क्या करेंगे? अनुगमन वेग का विद्युत धारा के साथ संबंध लेंगे। I बराबर NA/VD। तो यहाँ से VD का मान रखेंगे E/M इंटू टू, सेम टू सेम। तो I बराबर हमने VD का मान रख दिया। अभी क्या करना है आपको? एक तरफ तो I/A बना लेना है, इसमें इसके अपॉन में A ले जाएंगे, I/A, और इधर NE स्क्वायर, इधर जो बच जाएगा NE स्क्वायर टू अपॉन M इंटू E बच जाएगा। अब NE स्क्वायर, यहाँ पर जो मान है NE स्क्वायर टू अपॉन M, वो किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू होती है 1/रो की। अब ये कैसे होती है देखो, मैं आपको सिद्ध कर देता हूँ। हमने रो का मान जो पढ़ा था वो R इंटू
आर ए अपॉन एल पढ़ा था। अगर यहाँ पे आर का मान हम रख लें, आर का मान हमने ऊपर स्थापित करा था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, ठीक है, और गुणा में ए अपॉन एल। अगर ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो एल से तो एल कट जाएगा, राइट, ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, यानी कि रो की वैल्यू क्या हो जाती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो 1 अपॉन रो की क्या हो जाएगी एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, बस यहाँ पर यही लिख दिया एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, यही बच रहा है। तो ये 1 अपॉन रो की वैल्यू है, और 1 अपॉन रो को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा लिखा जा सकता है, यानी कि चालकता। तो जे बराबर क्या सिद्ध हो जाता है, सिग्मा इंटू ई। तो इसका सदिश रूप बन जाता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई, जहाँ सिग्मा जो है वो विशिष्ट चालकता है। इसे क्या बोलते हैं, उपरोक्त समीकरण ही ओम के नियम का सदिश रूप है। इसे धारा घनत्व जे तथा विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के बीच का संबंध का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। हमने बस केवल जे का मान इधर आई अपॉन ए निकाला, इधर ई को ई रहने दिया है, और इसका मान 1 अपॉन रो रख दिया है, जिसे सिग्मा के बराबर दिखा दिया। यही क्या होता है, ये ओम के नियम का सदिश रूप होता है, ठीक है, जिसे हम धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध का समीकरण भी कहते हैं। अब इसी में क्या है, इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ लेते हैं ओम एवं अनोमीय युक्तियां, परिपथ भी बोलते हैं इन्हें हम युक्तियों को। तो वे युक्तियां जिनके लिए ओम के नियम की अनुपालना होती है ओमीय युक्तियां कहलाती है। ओमीय युक्ति के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अतः इन्हें रेखिक युक्तियां भी कहते हैं। तथा वे युक्तियां जिनके लिए ओम के नियम की अनुपालना नहीं होती अनोमीय युक्तियां कहलाती है। इनके लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ रेखा नहीं, मतलब एक रेखिक नहीं होता, अपितु वक्रीय होता है, अतः इन्हें अरेखीय युक्तियां भी कहते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, विद्युत अपघटीय पदार्थ, ये अनोमीय युक्तियां होती है जो ओम के नियम का पालन नहीं करती एक तरीके से, मतलब जो ओम के नियम का पालन करती है उसे तो वे तो ओमीय युक्तियां होगी, ओमीय परिपथ होंगे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वे अनोमीय परिपथ होंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर जो इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है अब तक जो आपने ये टॉपिक वो हम कल बताएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको मतलब कोई भी टॉपिक आपका मिस हो जाता है, कोई समझ में नहीं आता, तो उस वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देखना, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, अदरवाइज आप इस वीडियो को मतलब कि कम से कम दो बार तो देखें, ताकि आपको सब कुछ डिटेल से समझ में आए। अगर कोई भी टॉपिक आपको बीच में समझ में नहीं आता तो आपके पास पॉज का बटन होता है, तो आप इसे पॉज करके उस चीज को बार बार देखें जब तक कि वो समझ में ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़ा करो, ठीक। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।